हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी बताया गया, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द कॉरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड। पिछली क्लास में हमारी ये बात हो चुकी थी कि जब ब्लास्टोसिस इम्प्लांट होता है उसके बाद जो बाहर वाली लेयर होती है उसकी ट्रोफोब्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाती है कॉरियोन में। कॉरियोन के ऊपर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन डेवलप होते हैं, कहलाते हैं कॉरियोनिक विलाई। यही कॉरियोनिक विलाई जाकर मिक्स हो जाते हैं यूट्राइन टिश्यू के साथ और दोनों मिलकर बनाते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बिटवीन द बेबी एंड द मदर कॉल्ड प्लेसेंटा। द कॉरियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेटेड, यानी कि मिक्स हो जाते हैं विद ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट between the developing embryo and the fetus of the maternal body called the placenta। तो ये लाइन आप याद रखेंगे। The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo। आगे उन्होंने फंक्शंस बताएं प्लेसेंटा का क्या काम है। तो एक डेवलपिंग बेबी की जितनी भी डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं, जैसे कि उसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन, उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो उसका न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, ये उसको प्लेसेंटा से ही सप्लाई होगा। और इस बच्चे की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और जो दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे उनका भी रिमूवल प्लेसेंटा से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं प्लेसेंटा एक न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फीटस का। प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अम्बलाइकल कॉर्ड होती है जो कि अम्बलाइकस से जुड़ी हुई होती है। इस अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर ही अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकल वेन होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी और डी ऑक्सीजनेटेड को रिमूव करेंगी बच्चे से माँ की तरफ, फिर माँ की बॉडी से वो बाहर निकल जाएगा। आगे इन्होंने ये भी बताया कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है, काफ़ी सारे हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो हार्मोन प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनिबिन है, रिलैक्सिन है, इसके अलावा एससीजी ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेट्रोपिन और एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। अब जाहिर सी बात है इम्प्लांटेशन के बाद ही एससीजी हार्मोन रिलीज होना शुरू होता है। एचपीएल हार्मोन भी मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन से पहले, तो ये भी प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है। डिलीवरी के वक्त रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। एनसीईआरटी में लिख दिया गया है कि इट इज सीक्रेटेड बाय द ओवरी। ओवरी से उनका कहने का मतलब कॉर्पस ल्यूटियम था, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वो प्रेगनेंसी भी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, हालांकि प्लेसेंटा भी निकालता है। तो इसका मतलब ये हुआ एससीजी, एचपीएल और रिलैक्सिन, ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो कि केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही फीमेल्स में प्रोड्यूस होते होंगे। तो नीट एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया, नेम द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस इन फीमेल ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप आंसर लगा देंगे एससीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन। आगे एनसीईआरटी ने बताया कि इन हार्मोन्स के अलावा भी कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनका लेवल सेवरल टाइम्स बढ़ जाता है फीमेल की बॉडी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उन्होंने नाम बताया है, उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है और थायरोक्सिन। तो ये लाइन आप याद कर लें कि द लेवल ऑफ सम हार्मोन्स इंक्रीजेस सेवरल फोल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन। फिर आगे उन्होंने समझाया इसका मतलब कि इन हार्मोन्स का लेवल क्यों बढ़ जाता है, कि increased level of these hormone is essential for the maintenance of pregnancy, for the metabolic changes in the mother, and it also support the fetal growth। ये सवाल नीट एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, तो आप इस लाइन को जरा थोड़ा अच्छे से याद कर लेंगे। तो प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of the carbon dioxide and other excretory waste material produced by the embryo। The placenta is connected to the embryo through the umbilical cord, which helps in the transport of substances to and from the embryo। ठीक है। Placenta also act as an endocrine tissue and it produces several hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, HPL, estrogen, progesterone। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary। ओवरी मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से इसका कहने का मतलब है, और वैसे प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसकी डिलीवरी के वक्त जरूरत पड़ती है पार्चुरेशन के समय। आगे एनसीईआरटी कहती है, लेट अस रिमेंबर दैट द एचसीजी, एचपीएल एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन are increased several folds in the maternal blood। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and for the maintenance of pregnancy। ये लाइन नीट में आई नहीं है अभी तक, तो आप जरा इसे अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है। Immediately after the implantation, the inner cell mass embryo differentiates into outer layer called the ectoderm and the inner layer called the endoderm। थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है 12th की वजह से, बताया कि inner cell mass फाइनली कन्वर्ट हो जाता है
इनर लेयर एंडोडर्म में, आउटर लेयर एक्टोडर्म में। आप यहाँ से ये बात भी जान सकते हैं कि मीजोडर्म इसका मतलब सबसे लास्ट में बनती होगी, फिर बाद में लिखा हुआ भी एनसीईआरटी में, अब मीजोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म, बाद में बनती है। तो लास्ट जर्म लेयर कौन सी बनती है? मीजोडर्म। दीज थ्री लेयर गिव लाइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द एडल्ट। आप सब जानते हैं, हम सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमारी बॉडी 3 लेयर से बनी हुई, यही एंडो एक्टो मीजो से। तो इन्हीं तीनों लेयर से हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज बन जाते हैं। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called the stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs of the body. इनका कहने का मतलब ये है, पेनक्रियाज के सेल अलग होते हैं, लीवर के सेल अलग होते हैं, किडनी के सेल्स अलग होते हैं, आर्टरीज के सेल्स अलग हैं, हार्ट मसल के सेल अलग है, बोन्स के अलग है, टेंडन लिगामेंट के अलग है। तो डिफरेंट टाइप के सेल्स बन कैसे जाते हैं? जबकि ब्लास्टोमेर तो सबके सब जाइगोट से बने, तो सब एक जैसे सेल हैं। तो असल में इनर सेल मास के अंदर कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्टेम सेल्स, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी रखी है, ये पोटेंशियल रखी है कि वो बॉडी के और दूसरे तमाम सेल्स बना देते हैं। ठीक है, फिर आगे इन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बताया कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी। तो इन्होंने जो कुछ खास बातें आपको याद करनी है कि जब पहला महीना प्रेगनेंसी का पूरा हो जाता है तो फीटल हार्ट इज फॉर्म। इसलिए अगर 1 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी अगर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें फीटल हार्ट बीट लिख कर आती है। बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, पता होना चाहिए कि फीटल हार्ट बीट कब से सुनाई देने लगती है, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फिर बताया कि सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब पूरी हो जाती है तो फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, तो उसके हाथ पैर उंगलियां बन जाते हैं। यहाँ डायग्राम में मैंने दिखाया भी, बहुत ऐसा खास क्लियर कट हाथ पैर उंगलियां नहीं बनते, हाँ, लेकिन बडिंग वगैरह हो जाती है। तो बताया कि आफ्टर 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने की है तो शुरू के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, नेक्स्ट 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट के 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। तो 3 महीने पूरे होने के बाद या फिर आफ्टर हम बोल सकते हैं 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 3 मंथ्स के बाद या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड। तो बच्चे का रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब बन जाते हैं। एंड लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनिटली आपने सुना है मेल फीमेल में क्या होता है, वो वेल डेवलप हो जाता है। और लिम्स भी आप देख सकते हैं नीचे वाले डायग्राम में कि बच्चे के जो हाथ पैर हैं ऊपर वाले डायग्राम से कंपैरिजन काफ़ी क्लियर कट दिख रहे हैं। तो लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 3 के बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी 5 मंथ्स में बताया है कि जब 5वां महीना चल रहा होता है प्रेगनेंसी का तो माँ को बच्चे के मूवमेंट्स का एहसास होने लगता है। तो बच्चा अंदर मूवमेंट करने लगता है 5वें महीने से। तो इसलिए 5वें महीने से डॉक्टर बहुत एहतियात के साथ मदर से कहता है कि आप मूवमेंट्स का ध्यान रखिएगा, बच्चे मूवमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे मूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको इमीडिएटली आकर हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो बच्चे के मूवमेंट का एहसास माँ को कब से होने लगता है? ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताई है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, यानी कि बच्चे के सर पर बाल भी नजर आने लगते हैं 5वें महीने के दौरान से। फिर आगे उन्होंने बताया कि 6 मंथ के लास्ट में क्या होता है कि पूरी बॉडी पर फाइन हेयर डेवलप कर जाते हैं, उन्हें लाइनिगो कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस भी बन जाते हैं 6 मंथ प्रेगनेंसी के बाद, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद। पता फिर जब थर्ड ट्राइमेस्टर पूरा हो जाएगा 9 महीने, तो बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है एंड इज रेडी फॉर द डिलीवरी। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया कि द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, तकरीबन 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है। डू यू नो हाउ मैनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट एंड कैट्स? क्योंकि इन्होंने ह्यूमन बीइंग का भी एक लमसम सा आंसर बताया है कि 9 मंथ्स के करीब होती है, तो आप एक लमसम सा आंसर याद कर सकते हैं। कैट्स और डॉग्स में तो तकरीबन 2 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है। एलिफेंट्स के अंदर सबसे लंबा गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, 22 महीने की प्रेगनेंसी होती है, 22 मंथ्स, यानी तकरीबन 2 साल की। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड। तो बच्चे का हार्ट पहले महीने पूरा होने पर बन जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस, यहाँ से भी नीट में अभी तक सवाल नहीं आया है कि द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, साइन मतलब जो कि डॉक्टर देखता है, देखा जा सकता है कि अगर आप केयरफुली बहुत ध्यान से बच्चे का स्टेथोस्कोप से पर एब्डोमेन उसके हार्ट साउंड को सुन लें। is noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope. By the end of the 2nd month of the pregnancy, fetus develop limbs and the digits, जो है डायग्राम में दिखाए गए हैं। By the end of the 12 weeks यानी first trimester, most of the major organ systems are formed. The limbs and the external genital organs are well developed. ये आप याद कर लेंगे। The first movement of the fetus and the appearance of hair on head, पहला movement fetus का and the appearance of hair on head 5वें महीने के दौरान से, during 5th month of pregnancy. During the 5th month. By the end of about the 24 weeks, 24 weeks मतलब कि 6 मंथ पूरे हो चुके हैं, या फिर हम सेकंड ट्राइमेस्टर कह सकते हैं। ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर द बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस भी बन जाते हैं। By the end of the 9 month of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for the delivery. समझ में आ गई इतनी बात?
नेक्स्ट है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब कि द बर्थ ऑफ अ फुली डेवलप्ड बेबी। तो जो पार्चुरेशन है ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर हार्मोन्स भी इन्वॉल्व। अब होता क्या है कि जब बच्चा पूरे तरीके से डेवलप कर जाता है तो फुल्ली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, जिन्हें बोला था फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और उसकी वजह से क्या होता है कि यूट्रस में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्शंस के सिग्नल्स जाते हैं मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, वहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन आएगा ब्लड के जरिए और यूट्रस में थोड़ा और जोर जोर से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनका और स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, तो और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, और जोर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जोर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो और स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस जाएंगे। तो ये एक स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बन जाता है कि जितने स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते चले जाते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाता है, वहाँ से और ऑक्सीटोसिन आता है, और जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि बच्चा फिर यूट्रस से कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से पुश होने लगता है। इसी बीच एक दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस होता है रिलैक्सिन, जो कि बर्थ पैसेज को रिलैक्स कर देता है और फिर बेबी को आगे दुनिया में आने में मौका मिलता है। बच्चा बाहर आने के बाद अगले से 15 से 30 मिनट में प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। यहाँ पर पार्चुरेशन में इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जबकि लास्ट में आप समरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 हार्मोन का जिक्र किया है, जबकि यहाँ पर तो स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन का जिक्र किया है, बर्थ पैसेज को रिलैक्स करने में रिलैक्सिन का जिक्र किया है। वहाँ पीछे उन्होंने जिक्र किया है कि वहाँ पर हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन। अब ये कॉर्टिसोल कहाँ से आ जाता है? तो ये बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड्स की बात हो रही है कि जब बच्चे की बॉडी की हम बात करें, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के दौरान बच्चे की बॉडी में क्या चल रहा होगा, तो बच्चे के एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और वो बच्चे के एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल रिलीज होगा, वो जाके प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करेगा, प्लेसेंटा से हार्मोन निकलना शुरू होता है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जाके फिर पिट्यूटरी ये एस्ट्रोजन जाके फिर स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को मदर की, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू होगा। तो इसका मतलब ये होगा जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है उसके पीछे नर्व इम्पल्सेस भी इन्वॉल्व हैं, जिन्हें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, और इसके अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन भी इन्वॉल्व है जो कि प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता होगा और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ से नीट में सवाल आ चुका है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरॉन रेशियो इंक्रीजेस, क्योंकि डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वही जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फॉर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन। The average duration of the human pregnancy about 9 months and is called the gestation period. Pregnancy को gestation period भी बोलते हैं। Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes the expulsion or delivery of the fetus. The process of delivery of the fetus, childbirth, is called parturition. ठीक है? Parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. Neuroendocrine nervous system भी involved है इसमें और endocrine system भी involved, hormones भी involved. The signals for parturition originate from the fully developed fetus and placenta. ये सवाल नीट में कई बार आ चुका है। Which induce mild uterine contractions called the fetal ejection reflex. It triggers the release of the oxytocin from the maternal posterior pituitary. Oxytocin acts on the uterine muscle and causes stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of the oxytocin. तो एक तरीके का ये साइकिल बन जाती है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contractions. This leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, जिसको कि parturition बोला जाएगा। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. What do you think the doctors inject to induce delivery? तो अगर लेबर पेन्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर्स अलग से भी ऑक्सीटोसिन को इंजेक्ट करते हैं ताकि स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो और डिलीवरी में आसानी हो। तो यहाँ पर बात में आंसर हो जाएगा सवाल का ऑक्सीटोसिन। थोड़ा सा मेमरी ग्लैंड के बारे में जो उन्होंने स्टार्टिंग बताया था उसी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और ऐड किए हैं कि द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड द लैक्टेशन। तो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी से ही लैक्टेशन शुरू हो जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। दिस हेल्प्स द मदर टू इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। शुरू के कुछ दिन जो हल्के पीले रंग का फ्लूइड पास होता है उसे कोलोस्ट्रम बोला जाता है। उसमें काफ़ी सारी एंटीबॉडीज होती हैं, स्पेशली IgA, जो कि पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस, which contains several antibodies absolutely essential to the development resistance of newborn babies. Breastfeeding during the initial period of the infant growth is recommended by the doctor for bringing up a healthy baby. ये बहुत नॉर्मल सी बात है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, इवन बच्चे को पानी भी नहीं देना है अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, डायरिया वगैरह नहीं है तो।
समरी में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ द ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड अ पेयर ऑफ द मैमरी ग्लैंड। वहाँ स्टार्टिंग में मैमरी ग्लैंड साथ में नहीं है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही मैमरी ग्लैंड को शामिल किया जाता है। तो ये सवाल भी नीट में अभी तक नहीं आया। हो सकता है सवाल आपसे पूछ ले क्या मैमरी ग्लैंड्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है, तो आप आंसर लगा देंगे यस। द मैमरी ग्लैंड आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे ने बताया कि ड्यूरिंग ओवुलेशन ओनली वन ओवम रिलीज पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, द साइक्लिकल चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड द ओवेरियन हार्मोन। तो जो ओवरी और यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से हो रहे हैं, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो मामला LHFS से जुड़ा हुआ है, तो इन्होंने यहाँ पे इसको क्लियर किया है कि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन इसमें शामिल हैं जो ओवरी यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं। एक बहुत शानदार पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुलेशन विच इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, यह बताया कॉर्टिसोल है, एस्ट्रोजन है और ऑक्सीटोसिन है। ये क्या मामला है? असल में बच्चे का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बच्चे का जो एंटी पिट्यूटरी है, फीटल पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है ACTH। ये ACTH जाके बच्चे के एड्रेनल ग्लैंड को, फीटल एड्रेनल ग्लैंड को यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। बच्चे का एड्रेनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, वहाँ से फिर हार्मोन निकलेगा कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल जाके स्टिमुलेट करेगा प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा फिर अपने अंदर से हार्मोन निकालेगा एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन जाके स्टिमुलेट करेगा मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और फिर मैटरनल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन, जो कि सीवियर कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस के अंदर। तो ऑक्सीटोसिन के अलावा एस्ट्रोजन भी है यहाँ पर इन्वॉल्व, कॉर्टिसोल भी इन्वॉल्व है, ACTH भी इन्वॉल्व है। इस पर भी नीट में सवाल आ चुका है, तो आप इन हार्मोन्स के नाम भी ज़रा ध्यान में रखिएगा, एक शानदार सवाल नीट में बन सकता है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है NCERT में, जैसे मुझे सवाल थोड़ा अच्छा लगा, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय एन ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, एक मंथ में आप बोलेंगे एक। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस तो एक ही जाइगोट से बनते हैं, यानी कि तब भी एक। वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न वर फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो वहाँ पर 2 ओवम रिलीज हुए होंगे, तो यहाँ आंसर 1, यहाँ भी 1, और फ्रेटर्नल के लिए आंसर 2। हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग गिव बर्थ टू 6 पपीज, 6 पपीज दिए, तो फिर वहाँ पर ओवम भी 6 रिलीज हुए होंगे। आई होप कि आपको एक एक लाइन NCERT की समझ में आई होगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे ही पूरी 11th और 12th की बायोलॉजी NCERT लाइन बाय लाइन समझा सकूं। एक कोशिश है, अगर कुछ आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा और मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।